सही। तो और टुडे यही है सर सैयद अहमद खान। इसके बारे में मैंने बहुत बातें की लेकिन आप लोगों ने नहीं सुनी। तो सर सैयद अहमद खान जो था, मैंने कहा सर सैयद अहमद खान वाज द फाउंडर ऑफ टू नेशन थ्योरी। फाउंडर था टू नेशन थ्योरी का। टू नेशन थ्योरी को मैं TNT लिखता हूँ, ठीक है। तो टू नेशन थ्योरी को सबसे पहले जो इसका फाउंडर था वो सर सैयद अहमद खान था। सर सैयद अहमद खान ने सबसे पहले यही रियलाइज किया कि मुसलमानों और हिंदुओं का साथ रहना एक दूसरे के साथ मुश्किल होगा। अगर ये लोग वन नेशन थ्योरी की आप बात करोगे कि नहीं हिंदुस्तान एक ही नेशन है, ऑल इंडियंस बिलोंग टू वन नेशन बिकॉज ऑल इंडियंस आर इंडियंस। सो उसमें क्या नुकसान होगा, उसमें मुसलमानों को नुकसान होगा बिकॉज मुस्लिम्स आर इन माइनॉरिटी। मुस्लिम माइनॉरिटी में है। और ठीक है, जब स्पेशल स्टेटस उनको फिर नहीं मिलेगी। अगर आप कहते हो कि हिंदुस्तान के तमाम कौम जो है वो एक ही, मतलब वो एक ही इंडियंस है, एक ही कौम से। ठीक है मैं सेंड करूंगा, लेक्चर्स में सेंड करूंगा, ओके। तो अगर तो फिर वो माइनॉरिटी है मुस्लिम, अगर एक नेशन की बात करते हैं, फिर क्या है, उसको राइट्स नहीं मिलेंगे, उनका अलग पहचान नहीं होगा हिंदुस्तान में। उसके मजहब को भी खतरा है, राइट्स को भी खतरा है। तो इसलिए टू नेशन थ्योरी जो था ये मुसलमानों के फायदे में था, इंटरेस्ट में था टू नेशन थ्योरी। अकॉर्डिंग टू टू नेशन थ्योरी, मुस्लिम बिलोंग टू अ डिफरेंट नेशन, हिंदूज एंड मुस्लिम बिलोंग टू टू डिफरेंट नेशन, ठीक है। और इनके क्या है, कल्चर एक दूसरे के साथ नहीं मिल रहे हैं, इनका रहन सहन एक दूसरे से डिफरेंट है, इनकी रिलीजियस बुक एक दूसरे से डिफरेंट है, इनके हीरोज एक दूसरे से डिफरेंट है। एक का हीरो दूसरे के लिए विलन है और एक का विलन दूसरे के लिए हीरो है। तो इसलिए ये एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है, ठीक है। यही होती है टू नेशन थ्योरी के मुस्लिम हिंदू दो अलग नेशन है, दो अलग कौमें हैं। यही टू नेशन थ्योरी के मुसलमान अलग कौम है। इसी वजह से ही हमें पाकिस्तान मिलती है। जब हम फिर पाकिस्तान के लिए कायद आजम स्ट्रगल करता है तो उसका बेस ही टू नेशन थ्योरी होता है। टू नेशन थ्योरी की बुनियाद के ऊपर ही पाकिस्तान बनता है, ठीक है। वही स्ट्रगल करता है कायद आजम अपने लॉजिक रीजन के जरिए कि मुसलमान किस तरह हिंदू से डिफरेंट है और एक अलग कौम है। जब अलग कौम है तो इट मींस अलग कौम के लिए एक अलग मुल्क भी चाहिए, एक स्टेट भी उन्हें चाहिए, क्योंकि जमाना था नेशन स्टेट का। तो इसलिए वही टू नेशन थ्योरी की बुनियाद पर ही कायद आजम ने अपना स्ट्रगल किया और तभी भी हमें फिर पाकिस्तान मिला इसी टू नेशन थ्योरी से। अगर टू नेशन थ्योरी की बुनियाद सर सैयद अहमद खान नहीं रखता तो पाकिस्तान का कयाम भी उतना ही मुश्किल होता, क्योंकि आपके पास कोई लॉजिक नहीं होता अलग स्टेट के लिए। आप तो फिर इंडियन होते, तो फिर आपकी अलग मान के हमें अलग मुल्क चाहिए, तो वो सेंसिबल बात नहीं होती। तो इसलिए टू नेशन थ्योरी का फाउंडर चूंकि सर सैयद अहमद खान है और टू नेशन थ्योरी ही की वजह से हमें पाकिस्तान मिलता है, तो इनडायरेक्टली सर सैयद अहमद खान इज द फाउंडिंग फादर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो ये कायद आजम से पहले आया और पहले इसने ये रियलाइज किया कि मुसलमान और हिंदू साथ नहीं रह सकते, इन दोनों के एक दूसरे के इंटरेस्ट बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है। अगर वन नेशन की बात, यही मुसलमान इसको सपोर्ट करेंगे तो ये मुसलमानों के इंटरेस्ट में नहीं होगा, क्योंकि वो माइनॉरिटी में है। एजुकेशन में उतना नहीं है जितना हिंदू, वो हमसे बहुत ज्यादा आ गए थे हिंदू एजुकेशन में। सो वो लोग तालीम में भी आ गए और मेजोरिटी भी है। तो इसलिए उन उस मेजोरिटी के होते हुए मुसलमान फिर प्रोग्रेस नहीं करेंगे, वो अपने राइट्स के लिए नहीं लड़ सकेंगे, उनके लिए स्पेशल कोई कोटा जॉब्स में नहीं मिलेगा, ठीक है। वो उतना ही उसके लिए मेरिट सिस्टम होगा हिंदुस्तान में और उसे मुकाबला करना होगा, और मुकाबला वो कर नहीं सकते क्योंकि एजुकेशन के लिहाज से भी वो बहुत पीछे थे और शुरू में मॉडर्न तालीम से बहुत पीछे रहे। जबकि हिंदू ने हमसे तकरीबन 50-60 साल पहले ही उन्होंने मॉडर्न तालीम हासिल करना शुरू कर लिया। तो इस वजह से सर सैयद अहमद खान पाकिस्तान का फाउंडिंग फादर भी बनता है और हम इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस भी देते हैं। PCS में ये क्वेश्चन कई दफा 5-6 दफा ये पूछा गया सर सैयद अहमद खान के बारे में, सही है। खासतौर पर उसके सिंपल क्वेश्चन आते हैं PCS में
इसके डायरेक्टली पूछ पूछ लेते कि क्या सर्विसेज थे। सही है। लेक्चरर के एग्जाम अगर कोई दे रहे हो लेक्चररशिप के, तो उसमें भी सर सैयद अहमद खान लेक्चररशिप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस एग्जाम में। ठीक है। ओवरऑल जो एमसीक्यूज होते हैं, से ऑब्जेक्टिव पेपर्स जो होते हैं, उसमें भी सर सैयद अहमद खान पर कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीएसएस में भी, हालांकि ट्रेंड अभी करंट अफेयर थोड़ा चेंज हुआ, लेकिन माजी में भी हम देखें तो सीएसएस में भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन सर सैयद अहमद खान से आए हैं, जिसमें मुख्तलिफ एंगल्स, इसके जिंदगी के मुख्तलिफ एंगल्स के हवाले से सवाल पूछे गए। तो इसलिए सर सैयद अहमद खान इज वेरी क्रूशल, इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसको इसको पढ़ना और इसको सही तरीके से समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हवाले से। आगे जाते तो इसके एजुकेशन के लिए भी ये जाना जाता है। आता ये जो गांधी है, गांधी ने सर सैयद अहमद खान को कहा था प्रॉफिट ऑफ एजुकेशन, प्रॉफिट ऑफ एजुकेशन, प्रॉफिट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, गांधी ने इसके बारे में कहा था। तो मॉडर्न एजुकेशन सही है। इस वजह से ये तालीम के लिहाज से इसने तालीमी जो खिदमत मुसलमानों की कि उस लिहाज से भी ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है सर सैयद अहमद खान। इसी ने ही मुसलमानों को रियलाइज किया कि आप प्रोग्रेस कर नहीं सकते विदाउट मॉडर्न एजुकेशन। बुनियादी तौर पर अब आता है कि सर सैयद अहमद खान कब पैदा हुए, उस तो ये 1817, 17 अक्टूबर 1817 दिल्ली में पैदा हुए थे। ठीक है। दिल्ली में पैदा हुए। और इनकी जो फैमिली थी वो नोबल क्लास से ताल्लुक रखती थी, अरिस्टोक्रेसी जिसको कहा जाता है ना, नोबल, आला पोस्ट पे इनके घर वाले जो थे वो, जैसे इसका वालिद जो था मीर मुत्तकी बिन हादी, वो मुगल एम्पिरर अकबर टू, सही है, पहला अकबर जो था वो नहीं, ये लास्ट का अकबर है। अभी जो है अंग्रेज आ चुके थे हिंदुस्तान में, अकबर टू, फिर बहादुर शाह जफर लास्ट किंग रहा मुगल एम्पायर का। तो ये बहुत ज्यादा कमजोर किंग्स थे, लेकिन अलबत्ता इस टाइम में भी रहे, इसके दादा भी रहा, मतलब एक फैमिली से ये आ रहे हैं और मुगल कोर्ट को ये सर्व कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े पोस्टों पे थे। तो इसलिए बचपन में इनकी तालीम जो थी बेहतरीन रही। उस दौर में जो बेहतरीन तालीम होता था तो वो सर सैयद अहमद खान ने अचीव किया, क्योंकि फैमिली हाई क्लास से ताल्लुक रखती थी, इलीट क्लास से ये लोग ताल्लुक रखते थे, इन्फ्लुएंशियल थे, पैसों वाले थे। वालिद मुगल कोर्ट में जॉब कर रहा था एज एडवाइजर। सही है। और वालिदा जो थी अजीजुन्निसा, इसका वालिद जो था वो भी वजीर रहा है। इसकी वालिदा का वालिद मतलब इसका नाना शेख फरीदुद्दीन, वो मुगल कोर्ट में वजीर रहा है। तो नाना भी वजीर रहा है, और दादा भी, इवन दादा भी जो था वो हाई पोस्ट पे था इसका, सर सैयद अहमद खान का। सही, बचपन में से इस्लामिक एजुकेशन मिली, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, तिब वगैरह इसने पढ़ा। हकीम के साथ भी ये रहा, उस टाइम जो हकीम हुआ करते थे ना, जो ट्रेडिशनल मेडिसिन के हकीम होते थे, तो हकीम के साथ भी इसने वक्त गुजारा है। उससे भी मेडिसिन के बारे में, तिब के बारे में सीखा इसने। हिस्ट्री पढ़ी है इसने, इस्लामिक हिस्ट्री वगैरह, मॉडर्न वेस्टर्न हिस्ट्रीज, तो काफी पढ़ा लिखा शख्स था। 1838 में जब इसका वालिद वफात होता है तो ये फिर उसे मुगल कोर्ट से इनविटेशन आता है कि वही वालिद की जगह पर जॉब अगर करे। तो पहले यही होता था कि बाप की जगह पे वालिद, बाप की जगह पे उसका बेटा, सही है, बेटे की जगह पे पोता। इस तरीके से सिलसिला मुगल कोर्ट में यही चल रहा था। तो वो जो पहले पोस्ट हुआ करते थे वो इसी तरीके से आते थे, पूरा एक खानदान में पोस्ट चला आ रहा था। लेकिन इसने इनकार कर दिया और बजाय मुगल कोर्ट को ज्वाइन करने का इसने ईस्ट इंडिया कंपनी में मुलाजिमत शुरू कर दी, क्योंकि इसने भी रियलाइज किया कि अब मुगल एम्पायर जो है वो एक कागजी शहर बन चुका है, अब उनके पास उतना पावर नहीं रहा। अब पावर चौंके ईस्ट इंडिया कंपनी के, और ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान के
बेताज बादशाह था इस दौरान। सही है। हालांकि ताज तो उसके सर पे है, मुगल के सर पे है, लेकिन असल पावर जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था। पूरा हिंदुस्तान समझो ईस्ट इंडिया की कंपनी ही कंट्रोल कर रहा था। जबकि वो किंग जो था अकबर टू, उसे पेंशन देता था ये ईस्ट इंडिया कंपनी, महाना पेंशन इसको मिलती थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को इसने ज्वाइन किया, वहाँ कैरियर अपना स्टार्ट किया, एज ए क्लर्क वहाँ भर्ती हुआ, फिर आगे प्रमोशन इसका होता रहा। ठीक है, रिफॉर्मर है। मुसलमानों को यही कहा कि अपने सोच को बदलो, इस्लाम में अपने अपने आप में रिफॉर्म कर दो, तो इसलिए उसने रिफॉर्मेशन की बात की, तालीम की बात की, मॉडर्न एजुकेशन लो। एक इंटेलेक्चुअल रहा मुसलमानों का, बहुत ज्यादा बुक्स इसने लिखे, और एक बड़े सोच का मालिक था। ठीक है, मॉडर्न एजुकेशन साइंस इसी की तरगीब दी मुसलमानों को। खुद भी बहुत ज्यादा इदारे बनाए, जिसमें मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है ये बहुत ज्यादा मशहूर में, बाद में ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी 1920 में बनती है। कॉलेज 1877 में बनता है, यूनिवर्सिटी 1920 में बनती है, ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। फिर यही अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है, इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान की तहरीक में कि यहाँ से मोहम्मद अली जौहर वगैरह, इस तरीके से पाकिस्तान के जितने भी पाकिस्तान के मूवमेंट चलाने वाले लोग थे, अक्सरियत ने फिर यहाँ इसी यूनिवर्सिटी से ही फारिग हुए थे, उन्होंने पाकिस्तान की मूवमेंट चलाई। तो तो ये जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, इसने पाकिस्तान मूवमेंट के लिए कैनन फॉडर मुहैया किया। सही है। फिर इसने अंग्रेजों और मुसलमानों के बीच में जो गैप था, जो डिफरेंसेस थे, उसको भी कम करने की कोशिश की। दोनों साइड को यही रियलाइज करवाना शुरू कर दिया। अंग्रेजों को यही कहा कि क्रिश्चियन एंड मुस्लिम, चूंकि दोनों अहली किताब है, तो इसलिए इनके बीच में डिफरेंसेस बहुत कम है, एंड द मुस्लिम कैन बी द गुड पार्टनर्स ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया। और हिंदू आपके करीब बिल्कुल है नहीं। दे बिलीव इन पोलिथिज्म, मतलब बहुत सारे खुदा है उनके, और चूंकि मुसलमानों और ईसाइयों का खुदा भी है कि उनका गॉड भी है कि, तो इसलिए बहुत सिमिलरिटी है। मुसलमान हजरत ईसा अलैहि सलाम की इज्जत करते हैं, बाइबल को मानते हैं एज अ बुक फ्रॉम द गॉड। ठीक है, तो इसलिए अंग्रेजों को भी इसने यही कहा कि मुस्लिम आपके बेहतर पार्टनर हो सकते हैं। और इस सर्विसेज की वजह से मुसलमानों के ऊपर जो तशद्दुद हो रहा था 1857 की जंग आजादी के बाद, तो उसने काफी हद तक रिड्यूस किया। सर सैयद अहमद खान का ये भी एक रोल रहा है। रिलीजियस टॉलरेंस सिखाई मुसलमानों को। कुरान और कुरान की जो इसने इंटरप्रिटेशन की, तो बहुत ही लिबरल इंटरप्रिटेशन इसने की। ठीक है, मुसलमानों को यही कहा कि मतलब पुरअमन तरीके से अपना स्ट्रगल जारी रखे। यस यस, अलीगढ़ यूनिवर्सिटीज मौजूद है, अब भी इंडिया में मौजूद है। जी, ये अलीगढ़ में अब भी मौजूद है, पढ़ाते हैं, अभी भी है वहां पर। आप इस यूनिवर्सिटी को जब भी आप अभी देखोगे, तो यहाँ पर आपको कायद आजम और अलम इकबाल के मुजस्मे अब भी मिलेंगे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में। अभी भी ये पढ़ा रहे हो उसी तरीके से। अभी ये मोदी गवर्नमेंट के आते हुए कुछ उस पर सख्तियां पाबंदियां लग गई है, लेकिन है अभी भी यूनिवर्सिटी वहां मौजूद है जी। ठीक है, एक राइटर रहा है। ठीक है, कई किताबें इसने लिखी है, कमेंटेटर भी रहा है, तशरीह की इसने बाइबल की, कुरान की। काजिब्स ऑफ इंडियन रिवोल्ट इसका बहुत ज्यादा मशहूर बुक रहा है, जिसमें ये अंग्रेजों को समझाता है कि ये जो जंग हुई, ये जो बगावत हुई, रिवोल्ट इसे कहता है सर सैयद अहमद खान। जबकि बाकी लोग जो यहाँ के स्ट्रगल में शामिल थे, वो इसे वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। तो वो कहता है ये जो बगावत आपके खिलाफ हुई थी, तो इसमें आप लोगों का भी बहुत ज्यादा कसूर था। डायरेक्टली वो अंग्रेजों को बता रहा है कि अगर आप लोगों के फैसले ठीक होते, तो शायद ये 1857 की जंग आजादी ना होती। तो उसे यही कहा कि आपने लोगों को, यहाँ के इंडिया के लोगों को मार्जिनाइज कर लिया। सही है, पॉलिटिकल जो स्पेस था वो सब आपने ही ऑक्युपाई कर लिया। लोकल रूलर जो थे उनको आपने स्पेस नहीं दिया, जिसकी वजह से वो जो है पॉलिटिकल स्पेस ना होने की वजह से आपके खिलाफ बगावत करते हैं। तो इस तरीके से उसने समझा दिया यहाँ के लोगों को। फिर इसने जो है यही, इसकी जो ये सोच थी, इससे अब भी आगे जो फ्यूचर के जनरेशन है
वो मुतासिर हो रहे हैं, इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। आज भी इसके फॉलोअर्स है और इसकी जो सोच है उसको ठीक समझते हैं मुसलमानों के लिए, क्योंकि मॉडर्न आज के मुसलमान भी यही समझते हैं कि सर सैयद अहमद खान का सोच, जो मॉडर्न एजुकेशन है, उसके बगैर मुसलमान आज भी तरक्की नहीं कर सकते। उसने आपसे हमें 200 साल पहले यही कहा कि विदाउट मॉडर्न एजुकेशन यू कैन नॉट कम्पीट, सही है ना, द वेस्टर्न नेशंस या हिंदूज वगैरह। तो आप बाकियों के साथ मुकाबला कर नहीं सकते हो अगर आप मॉडर्न एजुकेशन हासिल ना करो। ठीक है। तो मॉडर्न एजुकेशन आज भी उतना ही रेलिवेंट है जितना सर सैयद अहमद खान ने पहले रियलाइज किया। हालांकि उस टाइम सर सैयद अहमद खान पे काफी फितवे भी लगे और इनकी बात भी नहीं मानी गई, लेकिन वक्त के साथ मुसलमानों ने रियलाइज किया और आज मुसलमान भी मॉडर्न एजुकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और मॉडर्न एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। ये उसी की कंट्रीब्यूशन इस सर सैयद अहमद खान की शुरू शुरू की काविशें थी, जिसके बदौलत आज मुसलमान जो है मॉडर्न एजुकेशन को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं और ये एक ज़रूरत है मॉडर्न जिंदगी गुजारने के लिए। सही है। इसका एक मशहूर कोट है जिसमें ये मुसलमानों को ये कहता है कि डू नॉट शो द फेस ऑफ इस्लाम टू अदर्स, दूसरों को ये ना बताओ कि मतलब इस्लाम क्या है हकीकत में। इस्लाम में ये है वो है, कितना खूबसूरत मजहब है ना, अक्सर हम देखते हैं यही हम दावत दे रहे होते हैं, लेकिन हम अपने आप को नहीं बदलते हैं, हम खुद इस्लाम के ऊपर अमल नहीं करते। तो उसने कहा कि आपने आप को बदलो। ठीक है। और इस्लाम के मुताबिक अपने आप को बदलो, इस्लाम की जो ट्रू टीचिंग्स है उसको फॉलो कर दो, क्योंकि जब आप खुद इस्लाम को फॉलो करोगे तो नॉन मुस्लिम्स आपको ही देखकर वो इस्लाम को जज करेंगे। ठीक है। बजाय इस्लाम को बताने का अपने आप को उसी इस्लाम के कवानीन और उसूलों के मुताबिक डालो, ताकि जो नॉन मुस्लिम है वो आपको देखकर इस्लाम को रियलाइज करे कि ये कितना खूबसूरत मजहब है। अनफॉर्चुनेटली आज भी यही हो रहा है, सर सैयद अहमद खान ने हमें पहले बता दिया, तो आज भी हम यही है कि इस्लाम पे हम लोग अमल नहीं करते, बल्कि सिर्फ आ, दावत तो दे रहे होते हैं लेकिन खुद अमल नहीं करते। ठीक है। हमें खुद इस्लाम के ऊपर परफेक्ट अमल करना चाहिए, उसको अपनी जिंदगी में मुकम्मल तौर पर जज़ब करना चाहिए इस्लाम के उसूलों को। तभी ही हमारी, जब हम इस्लाम को रियलाइज करेंगे, उसको फॉलो करेंगे, तो तभी ही बाकी जो नॉन मुस्लिम है वो हमसे मुतासिर हो सकते हैं। आगे सर सैयद अहमद खान की जो अर्ली लाइफ थी वो यही थी कि जो पहले हमने बहुत सारी बातें इसमें कही है कि दिल्ली में पैदा हुआ था, 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में पैदा हुआ। ठीक है। ये खान बहादुर सर सैयद अहमद खान का टाइटल भी है सर। सही है। सर सैयद तकवी अहमद खान तकवी, तो ये इसका टाइटल खान बहादुर, ये बहादुर शाह जफर ने इसको टाइटल दिया था। ये खानदानी टाइटल भी दिया जाता था, जैसे इसके वालिद और दादा और सब मुगल एम्पायर में जो है उन्होंने सर्व किया था, तो एक खानदानी टाइटल भी आते थे, बादशाह टाइटल भी देते थे, टाइटल के साथ उसको नसब भी देते थे, उसे जमींदारी भी देते थे, उस मतलब बहुत ज्यादा चीजें दिए जाते थे इस सरकार की तरफ से उसके खिदमत के एवज में। ठीक है। उस दौरान कहा जाता है कि ये जो दिल्ली था ये कैपिटल ही अक्सर दौर रहा, दिल्ली एज कैपिटल, इस दौरान भी ये कैपिटल ही रहा, कैपिटल सिटी में रहे। ठीक है। और एक मतलब खूबसूरत तरीन जगह में, दिल्ली के जो जहाँ पर ज्यादा अमीर लोग रहते हैं वहां पर ही इनका घर था। अच्छा फिर क्या होता है कि इसका जो नाना था वो वजीर रहा है, वालिद एडवाइजर रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से अपने वो वालिदा और वालिद दोनों की तरफ से ये नोबल क्लास से ताल्लुक रखता था, अरिस्टोक्रेसी से ताल्लुक रखता था, अरिस्टोक्रेसी, सही है, नोबल हाई क्लास से ये लोग ताल्लुक रखते थे। और इसका दादा वो भी मनसबदार रहा है, मनसबदार मतलब इसका भी एक बड़ा पोस्ट था। ठीक है। जनरल रहा है फौज में, तो हाई रैंक का ऑफिशियल रहा है इसका दादा भी, सैयद हादी जवाद। सही है। तो दादा भी रहा है बड़े पोस्ट पे।
फिर क्या होता है कि इसका जो वालिद है वो एडवाइजर रहा है उसी का, अकबर शाह टू एम्परर। ठीक है। इसने क्या किया, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्वाइन किया, क्योंकि उस दौरान जो मोनार्की थी या मुगल एम्पायर था वो बस सिर्फ कागजी शेयर बन चुका था, उनके पास रियल पावर नहीं थे। ठीक है। इसका जो भाई है सैयद मोहम्मद बिन मुत्तकी, इसका भाई है। सिस्टर एक थी सफियतुन्निसा, ये सिस्टर थी, दोनों इससे बड़े थे। ये सब तीनों में सबसे छोटा सर सैयद अहमद खान था। वालिदा अजीजुन्निसा ने तीनों की जबरदस्त तरीके से तरबियत कर दी। सही है। उसे यही रिजिड, डिसिप्लिन, सही है, मॉडर्न एजुकेशन, उसी वालिदा ने इसे मॉडर्न एजुकेशन वगैरह जो जितने भी हिस्ट्री व पर्शियन, तो वालिदा भी पढ़ी लिखी थी, हाई क्लास से ताल्लुक रखती थी। ये अकबर टू जो था, ये अकबर टू ये कौन था? ठीक है, ये भाई ने क्वेश्चन किया है। तो अकबर टू, देखो मुगल सिलसिला जो है, मुगल एम्पायर में 20 किंग्स थे। मुगल एम्पायर बनाया था बाबर ने, मैंने पहले भी बात किया था। बाबर ने मुगल एम्पायर की बुनियाद रखी थी 1526 को। 1526 को जब इसने बुनियाद रखी, फिर हुमायूं आता है, फिर अकबर आता है। वो अकबर नहीं, ये अलग अकबर है। ठीक है। और फिर उसके बाद शाहजहां, जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब, फिर आगे बहुत सारे आ जाते हैं। और तकरीबन ये जो 19वें नंबर पे है, ये अकबर टू आ जाता है। लेकिन ये बहुत वीक एम्पेरर था, बादशाह बहुत वीक एम्पेरर था ये। 19वें नंबर पर अकबर टू था। टोटल 20 थे बादशाह मुगल एम्पायर में, 20 रहे। अकबर टू, एक अकबर वन जो था वो यहाँ आ रहा है, स्ट्रॉन्ग किंग था। तो 20वें नंबर पर अकबर टू था, ये मुगल बादशाह था। ठीक है। फिर इसका बेटा जो 20वां है, बहादुर शाह जफर, हमने परसों वार ऑफ इंडिपेंडेंस में कहा कि उसे फिर जेल होती है। जब उस दौरान भाई ने क्वेश्चन किया था कि रंगून कहाँ है, बहादुर शाह जफर ये लास्ट 20वां किंग है, इसका वालिद था अकबर टू। उसी के दौर में जो है इसका वालिद एडवाइजर कर रहा है। लेकिन चूंकि इस दौरान जो छह जो थे वो स्ट्रोंग थे, छह एम्पिरर्स, और ये जो 14 उसके आगे जितने भी हैं ये कमजोर एम्पिरर थे। इस दौरान आपस में भी लड़ते थे। मुगल एम्पायर कमजोर होता 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 बहादुर शाह जफर पे बिल्कुल ही खत्म होती है, एंड होती है मुगल एम्पायर का। ठीक है। और बहादुर शाह जफर को फिर किला रंगून, रंगून में इसे कैद किया जाता है। और रंगून कहाँ पे है? तो ये बर्मा, सही है, बर्मा में, बर्मा का कैपिटल हुआ करता था। अभी नाम चेंज है, अभी बर्मा को हम म्यांमार कहते हैं। चंद साल पहले जो वहां पर मुसलमानों के ऊपर बहुत तशद्दुद हुआ, म्यांमार। ठीक है। तो वहाँ यह कैद होता है बहादुर शाह जफर, तो बहादुर शाह जफर का वालिद। अब समझ आ गई? नो नो नो, वो अलग अकबर था, वो स्ट्रोंग था। ये टाइटल था, अकबर एक टाइटल है। ठीक है। तो ये अकबर टू है। वो अकबर वन जो था वो स्ट्रोंग था। सही है। जो 1506 में वफात हुआ था, तो वो पहला अकबर था, वो तो स्ट्रोंग था। 1506 में जो वफात हुआ था, जो कि जहांगीर का वालिद था। ही वॉज द स्ट्रोंगेस्ट एम्पेरर ऑफ इंडिया। और ये जो आया था ये तो वीक था, अब तो अंग्रेज आ चुके थे। सही है। इस तरह बहुत आपको मिलेंगे। जब आप मुगल एम्पायर के किंग्स को देखोगे तो वहां पर शाहजहां वन, शाहजहां टू, जहांगीर वन, जहांगीर टू, औरंगजेब वन, औरंगजेब टू, तो वो इस तरह टाइटल आते थे। ठीक है। लेकिन इसको टाइटल अकबर टू भी इसलिए दिया गया कि इसकी पॉलिसी भी सेम मिलती, उसी जो ओरिजिनल अकबर था उसी के साथ इसकी पॉलिसी मिलती है। ये भी सेकुलर बादशाह था, हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात कर रहा था, जैसे वो पहला अकबर बात कर रहा था जी। वो अलग है, ये अलग है, डिफरेंस है दोनों के बीच में। सर ये बहादुर शाह जफर से पहले आया था ये अकबर आगे टू? बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ये था इसकी अर्ली लाइफ। आगे जब हम बढ़ते हैं तो
तो इसमें हम देखते हैं कि सर सैयद अहमद खान की ये तारीखी पैदाइश है, ये 27 मार्च 1898 में, फिर ये अलीगढ़ में वफात होता है, बीमार रहता है। ठीक है। तालीम क्या हासिल की, तो ट्रेडिशनल तालीम इसने हासिल की, जिसमें अरबिक, पर्शियन, इस्लामिक सब्जेक्ट जो है ये आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है। और इस पे बहुत ज्यादा कमांड थी इसकी, पर्शियन जबान में, अरबिक जबान पे बहुत ज्यादा कमांड थी सर सैयद अहमद खान का। और हम देखते हैं कि पहले जितने भी इस्लामिक हिस्ट्री में ओरिजिनल जो बुक्स या तफासिर लिखे हैं वो या अरबिक में है या पर्शियन जबान में लिखे गए हैं। तो इस वजह से इसकी बहुत ज्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग भी थी। वो जो मुस्लिम लिटरेचर था या इब्न खल्दून आप देखते हो, इस तरीके से जो इस्लामिक हिस्ट्री में जो क्लासिक हमारी हिस्ट्री थी, पहली हिस्ट्री जो थी, वहां पर जितने भी लोग थे जैसे इब्न खल्दून वगैरह, उसको समझने के लिए अगर आपके पास पर्शियन अरबिक आप पढ़ते तो आपको ज्यादा रियलाइज होता। इसी तरीके से आदिस, साई सित्ता, सब पहले पर्शियन और अरबिक जबानों में यही हुआ करती थी। तो इस्लाम की जितने भी एजुकेशनल सोर्स थे वो आप इसी दोनों जबानों में थे। तो सर सैयद अहमद खान की इस दोनों जबानों पे अच्छी कमांड थी, और इस वजह से उसने जो इस्लाम की आइडियोलॉजी या थियोलॉजी, उसको ठीक तरीके से उसने समझा, और बहुत ज्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग थी इसके इस्लाम के हवाले से। शुरू में ये जो था कटर था, ऑर्थोडॉक्स था। ऑर्थोडॉक्स मीन्स जो ज्यादा मतलब रिलीजन को फॉलो करे, ठीक है, उसको ऑर्थोडॉक्स कहते हैं। वो बिल्कुल चेंज ना माने, ठीक है, उसको ऑर्थोडॉक्स कहते हैं। तो सर सैयद अहमद खान शुरू में ऑर्थोडॉक्स था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ वेस्टर्न लिटरेचर जिसने इस फिर पढ़ना शुरू कर दिया, तो फिर इसके सोच में भी चेंज आते हैं, और फिर ये एक लिबरल पर्सन बनता है, और फिर इसकी सोच में काफी चेंजेस आती है। आखिर जाकर जो है ये बहुत दूर होता है, जो ओरिजिनल इस्लामिक सोच प्लस वेस्टर्न सोच, तो दोनों से ये मुतासिर हुआ। एक्सपोजर टू इंग्लिश एजुकेशन, इस्लामिक एजुकेशन भी इसने फिर वक्त के साथ इसने मगरबी, जितने भी मगरब के किताबें थे या उनके जो इंटेलेक्चुअल्स है, उसको भी इन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। साइंस की नॉलेज ली, कॉमर्स, मॉडर्न तरीके से जो इकोनॉमी किस तरह काम करती है, ठीक है, ये मॉडर्न साइंस वगैरह किस तरह काम करते हैं, इसे भी इसने पढ़ना शुरू किया, और दिलचस्पी ली सब्जेक्ट्स में। ठीक है। लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर के हवाले से भी इसने पढ़ा है। ये मेटाफिजिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह, फिलोसफी, ये सब चीजें इसने पढ़े है। और हालांकि ये तो जैसे स्कूल होता है ना, स्कूल वगैरह बाकायदा जो एजुकेशन होता है वो उसने नहीं किया, लेकिन ज्यादातर इसने प्राइवेट सेल्फ स्टडी किया है। ये तमाम चीजें इसने प्राइवेट तौर पर अपने आप ही पढ़ी थी, क्योंकि इतना ही ज्यादा इसकी दिलचस्पी थी एजुकेशन में, तो इसने बहुत ज्यादा पढ़ी है। और इसी मॉडर्न एजुकेशन के साथ रीजन, रेशनैलिटी, साइंटिफिक इंक्वायरी। साइंटिफिक इंक्वायरी क्या होता है कि जब भी आप कोई चीज देखते हो ना, तो फिर आप साइंस के जरिए से उसको परखते हो कि क्या ये ठीक है या नहीं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डार्विन की जो थ्योरी है ना, उसमें आप फिर क्या करता है डार्विन, मुख्तलिफ रीजन जाता है, फिर उस रीजन्स में वो स्टडी करता है कि मतलब एनिमल्स किस तरह एक दूसरे के क्लोज थे। यही है साइंटिफिक इंक्वायरी। आप ऑब्जर्व करते हो, देखते हो, थ्योरी बनती है, फिर तो इस तरीके से आप चीजों को परखते हो। रीजन मतलब कुछ रीजन होना चाहिए, कुछ बुनियाद होना चाहिए, कुछ लॉजिक होना चाहिए। तो इस चीज से भी वो रीजन, रेशनैलिटी और इन चीजों पे सर सैयद अहमद खान बिलीव करता था। और ये सब चीजें, ये जो इसके सोच में ट्रांसफॉर्मेशन आया, जो चेंज आया, तो ये इसी मॉडर्न एजुकेशन की वजह से रहा। शुरू में बहुत ज्यादा इस्लामिस्ट था, वक्त गुजरने के साथ, ज्यादा रीडिंग करने के साथ इसके सोच में भी चेंजेस आती है। ठीक है। और फिर ये दोनों मॉडर्न प्लस इस्लामिक एजुकेशन दोनों इसने हासिल की। सर सैयद ज्यादातर इसने प्राइवेट हासिल की। कैरियर, फिर आगे चलकर इसे जो जॉब मिलता है, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्वाइन करता है एज अ क्लार्क। अपॉइंटमेंट इसकी वालिद के वफात के बाद, 1838 को वालिद वफात हुआ, 1849 को इसने
एज अ क्लर्क ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्वाइन किया था, क्रिमिनल डिपार्टमेंट वगैरह यही जो दिल्ली में है, इसे इसने ज्वाइन किया और इससे जॉब भी मिली। और काम क्या होता था क्लर्क का, वही रिकॉर्ड को रखना वगैरह, जो मैनेज करते काम। सही है। फिर उसके बाद ये आगरा ट्रांसफर होता है, ठीक है, और वहाँ नायब मुंशी बनता है, प्रमोशन इसकी होती है। फिर उसके बाद फतेहपुर सिरकी, ये भी इंडिया में है, जगह का नाम है, ठीक है, और वहां पर इसकी 41 में ट्रांसफर होती है, सब जज बनता है ना, नायब मुंशी फिर सब जज बना। फिर दिल्ली ट्रांसफर हुआ सब जज होते हुए, ठीक है। फिर सदर अमीन और इसकी डेवलपमेंट हुई और प्रमोशन हुई करियर में। बिजनूर में ये रहा सदर अमीन 1855 में। सही है, वहां बिजनूर में ही ये रहा कि जब 1857 की जंग आजादी भी इस दौरान होती है, ठीक है। और इस 1857 की जंग आजादी में इसने बहुत सारे अंग्रेजों को भी बचाया था। जब लोकल लोग उठे थे, अंग्रेजों को मार रहे थे, ढूंढ रहे थे, तो इसने काफी अंग्रेजों की जानें भी बचाई थी बिजनूर में, ठीक है। बिजनूर के बाद 1858 में ये फिर ये लिखता है, इसकी जो ट्रांसफर होती है मुरादाबाद में, ठीक है। काजीज ऑफ इंडियन रिवोल्ट भी लिखता है, जिसमें ये अंग्रेजों को कहते हैं कि इसमें आपकी भी गलती थी, ये रिवोल्ट जो हुआ। 62 में जाकर ये गाजीपुर ट्रांसफर होता है, ठीक है, और फिर गाजीपुर में एक स्कूल बनाता है। फिर बाद में जाकर अलीगढ़ ट्रांसफर होता है, ठीक है। फिर 64 में बनारस ट्रांसफर होता है, सब जज के पोजीशन तक ही ये चला जाता है। और फिर इसकी 1876 में रिटायरमेंट होती है। रिटायरमेंट के बाद ये पॉलिटिक्स में आता है, और उस दौरान चूंकि इलेक्शन नहीं होते थे, सिलेक्शन होते थे, तो ये सेलेक्ट किया जाता है एज अ मेंबर ऑफ द इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो असेंबली जो थी उसमें ये इसने सर्व किया है फ्रॉम 78 टू 83। सही है, या इसने सर्व किया था। तो सियासतदान भी था और अंग्रेज का जॉब भी किया था अंग्रेज सरकार के दौर में। कोई क्वेश्चन यहाँ के रिलेटेड बता देता कि फिर इसी का आंसर हम यहाँ कर दे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होता है कि फिर इसकी सर्विसेज पे हम लोग आते हैं कि क्या क्या किया। बिलीफ, अच्छा चलो पहले बिलीफ की बात करते हैं कि ये सीएसएस में भी एक क्वेश्चन आया था कि आप सर सैयद अहमद खान की ट्रिनिटी ऑफ आइडियाज को एक्सप्लेन कर दो, इस तरीके से एक क्वेश्चन आया था। तो जो भी जिसने पहले ये वर्ड देखा होगा तो वो कंफ्यूज हो गया होगा कि ये कौन सा क्वेश्चन है, शायद उन्होंने छोड़ा हो। या सर सैयद अहमद खान की बिलीफ, कि उसके बिलीफ्स क्या थे। उसके बिलीफ्स यही तीन चीजें थी मुसलमानों के हवाले से, कि वो मुसलमानों को कह रहे थे कि सियासत दूर रहो, एपॉलिटिकल रहो, एजुकेशन हासिल करो, कौन सा मॉडर्न एजुकेशन हासिल करो, लॉयल्टी, किसका लॉयल रहो, अंग्रेजों का लॉयल रहो। तो ये इसी तीन चीजों के ऊपर उन्होंने मुसलमानों को यही नसीहत की कि ये तीन चीजें करे, सियासत से दूर रहे, मॉडर्न एजुकेशन हासिल करे, अंग्रेजों के खिलाफ बगावतें ना करे, बल्कि उनके लॉयल रहे। तो तभी यही आप जो है कामयाब हो सकते हैं हिंदुस्तान में, ठीक है। तो यही है कि पॉलिटिक्स से दूर रहो, मॉडर्न एजुकेशन हासिल कर दो। अब पॉलिटिक्स से क्यों दूर रहो, जब आप सियासत करते हो, जाहिर है जब मुस्लिम सियासत करने लग जाए तो सियासत का अल्टीमेट पर्पस यही होता है कि फिर इसकी क्लैश होगी अंग्रेजों के साथ। सही है, वो कोशिश करेंगे मुस्लिम कि सियासत के जरिए भी इस अंग्रेजों को यहाँ से हिंदुस्तान से निकाले और दोबारा अपना रूल जो है हिंदुस्तान में स्टेब्लिश कर दे। तो इसके लिए क्या होगा, पॉलिटिक्स ही करना होगा। और जब ये रूल बनाने की, रीस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे, तो इनका टकराव किसके साथ आएगा, ब्रिटिशर्स के साथ आएंगे। और ब्रिटिशर मजबूत है, पावरफुल है। ऑलरेडी 1857 की जंग आजादी में हमने ब्रिटिश की पावर देखी थी कि ब्रिटिशर ने किस तरीके से हिंदुस्तान को सप्रेस किया, हिंदुस्तानियों को, और उनके बगावत को कुचल दी। तो इसलिए वो कह रहे कि सियासत से अभी दूर रहो, क्योंकि आप सियासत में जाओगे तो आप कमजोर हो और आप मुकाबला नहीं कर सकते। फिर आगे चलकर ये मॉडर्न एजुकेशन को ही ये मुसलमानों का निजात समझता है कि मॉडर्न एजुकेशन आप ले लोगे
साइंस के एजुकेशन आप ले लोगे तो आप तरक्की कर पाओगे। साइंस होगा तो साइंस के एजुकेशन के जरिए टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो फिर आप कुछ बना सकोगे, कुछ बेच सकोगे, इंडस्ट्रीज डेवलप कर सकोगे, सरकारी जॉब्स आपके पास आएगी। सही है, आपकी इकोनॉमी बेहतर होगी, कारोबार समझोगे, मॉडर्न इकोनॉमी क्या है, ये सब चीजें आप समझोगे। जब ये आप समझोगे तो फिर तभी ही आपकी स्टेटस, लाइफ स्टेटस बेहतर होगी। ठीक है। ठीक है, तो मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि आप लोग मॉडर्न एजुकेशन हासिल करो, तो साइंस वगैरह के ये जब आप लोग ये मॉडर्न एजुकेशन हासिल करोगे आपकी इकोनॉमी बेहतर होगी। थर्ड पे, अंग्रेजों का वफादार रहो। अगर वफादारी करोगे तो इसमें जो है आप लोगों का फायदा होगा। अगर दुश्मनी निभाओगे तो दुश्मनी को आप अंजाम तक नहीं पहुंचा सकोगे। 1857 की जंग आज़ादी ऑलरेडी हुई है, उसमें पूरा हिंदुस्तान लड़ा था, लेकिन किसी को कामयाबी नहीं मिली। तो इसलिए वो मॉडर्न उस लॉयल्टी की बात करते हैं कि अंग्रेजों का वफादार हो जाओ, बजाय उसके साथ दुश्मनी करने का, उसमें आपका कोई फायदा नहीं होगा। ये फिर आप लोग खुद पढ़े क्योंकि टाइम भी कम रह चुका है। ठीक है, तो इसने 1859 में मुरादाबाद में ये एक मदरसा बनाया था, मदरसा मुरादाबाद, या स्कूल बनाया था पर्शियन, जहाँ पर पर्शियन जबान में पढ़ाया जाता था। फिर उसके बाद 1863 में इसने साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद रखी गाजीपुर में। साइंटिफिक सोसाइटी का काम क्या था कि जो वेस्टर्न बुक्स है, जो वेस्टर्न ऑथर्स है, उसके बुक्स को ट्रांसलेट करना, इंग्लिश वगैरह के बुक्स को ट्रांसलेट करना वेस्टर्न राइटर्स को इनटू उर्दू, उसको उर्दू में ट्रांसलेट करना ताकि लोकल लोग उस किताबों को समझे, उसके अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। सही है। यही 1877 में इसका मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल बनाता है। तो ये बाकी चीजें आप लोग खुद पढ़े। टाइम भी 1 मिनट रह चुका है मेरे साथ। सही, अलीगढ़, यही मोमेंट जो इसकी तालीमी मोमेंट है उसको हम लोग कहते हैं अलीगढ़ मोमेंट। तो इसका यही मकसद है कि मुसलमान तरक्की करें। पॉलिटिकल सर्विसेज, इसका जो पॉलिटिकल सर्विसेज है हम ये कल पढ़ेंगे। एक दूसरा स्लाइड भी, आगे कुछ चीजें और भी रह गई, तो हम कोशिश करेंगे कि इसके सर्विसेज को कल दोबारा पढ़े। थैंक यू। बाकी कल हम पढ़ेंगे, ठीक है।